हेलो दोस्तों, मैं रिमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में छंद पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे छंद के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे छंद के प्रकार। तो चलिए देखा जाए। छंद के प्रकार। देखिए, छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं और मुक्तक छंद किसे कहते हैं? छंद क्या है हमने जान लिया। छंद शब्द का अर्थ क्या है ये भी हमने जान लिया। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, उनकी गणना की जाती है और उनके क्रम के अनुसार उनको रखा जाता है। यानी मात्राओं के अनुसार सारे नियम चलते हैं मात्रिक छंद में। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और वर्ण के अनुसार ही उसमें नियमों का पालन किया जाता है। मुक्तक छंद में ना ही मात्रा की गिनती होती है ना ही वर्ण के हिसाब से, इसीलिए उसको मुक्तक कहा जाता है। तो छंद के 3 भेद: मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं के अनुसार नियम चलता है, वर्णिक छंद जिसमें वर्ण के अनुसार सारे नियम हैं, और मुक्तक छंद जिसमें ना ही मात्राओं की गणना है ना ही वर्णों की गणना है, वह मुक्त है। तो चलिए देखा जाए। देखिए, जब किसी काव्य में वर्णों की गिनती व क्रम या समायोजन न की जाए बल्कि मात्राओं के अनुसार गणना क्रम व समायोजन हो तो वहाँ मात्रिक छंद होता है। जैसे दिवस का अवसान, समीप था। देखिए, इसमें गणना करेंगे हम मात्राओं का, तो यहाँ पे 1 मात्रा हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व ई की मात्रा है तो 1। फिर उसके बाद व में अ है, स में अ है तो 1 मात्रा।
यहाँ पे क पे आ का मात्रा है तो ये दीर्घ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। तो कितनी मात्राएं हो गई? 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 11 12 13 14 15 16। यानी कि यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी है? कितनी मात्राएं हैं? मात्राएं कितनी हैं? 16। तो ये हो गया हमारा मात्रिक छंद। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्णिक छंद। जब किसी काव्य में वर्णों की गिनती की जाए और वर्ण के क्रम व नियोजन को देखा जाए और मात्राओं की गणना न की जाए तो वहाँ वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद होता है। देखिए, जब किसी काव्य में वर्णों की गिनती की जाए और वर्ण के क्रम व नियोजन को देखा जाए और मात्राओं की गणना न की जाए तो वहाँ वर्णिक छंद होता है। जैसे दिवस का अवसान, वही उदाहरण ले लेंगे। दिवस का अवसान समीप था। अब देखिए, इसमें हमको किसकी गणना करनी है? वर्णों की। तो यहाँ पे द है, व है, स है, क है, अ व श न, स म प थ। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पे वर्ण कितने हैं? 12। यहाँ पे वर्ण 12 है। ठीक है, मात्राएं इसमें 16, इसमें वर्ण 12। अब हम देखेंगे मुक्तक छंद को। मुक्तक छंद देखिए, जिस काव्य पंक्ति में ना ही वर्ण की गणना हो और ना ही मात्राओं का किसी प्रकार का सहभागिता हो, वहाँ मुक्तक छंद होता है। देखिए, इसमें ना ही मात्राओं को लिया जाता है और ना ही वर्णों को लिया जाता है, अर्थात ये दोनों ही नियम के विपरीत होता है। किसी प्रकार का नियम इसमें नहीं लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम।
वह देखी थी हंसकर, वह देखी थी हंसकर, यूं चल दी पगली, चल दी पगली, चल दी पगली। फिर उसके बाद प्राण पखेरु, प्राण पखेरु हलचल कर बैठे, हलचल कर बैठे। देखिए ये है मुक्तक छंद। इसमें ना ही वर्ण है, ना ही मात्रा है, ना ही कोई क्रम है और ना ही कोई नियोजन है, यानी किसी भी नियम में यह बद्ध नहीं है, यह मुक्त है, हर प्रकार से मुक्त है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। तो हमने देखा छंद के प्रकार में कि छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, उसके क्रम का ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुसार उसका नियोजन होता है। और ऐसे ही वर्णिक छंद में वर्णों के अनुसार गणना, क्रम व नियोजन होता है, यानी सारे नियम वर्णों पे निर्धारित होते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं पे सारे नियम निर्धारित होते हैं। किंतु मुक्तक छंद इन दोनों ही नियमों से मुक्त होता है, अर्थात ना ही वर्णों का उसमें कोई नियम है और ना ही मात्राओं का, इसी कारण उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ना ही कोई लय है, ना ही कोई नियम है, ना ही कोई तुक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है मुक्तक छंद में। वह सारे नियम बंधन से मुक्त होता है, इसीलिए उसका नाम मुक्तक छंद है। तो उम्मीद है छंद कितने प्रकार के हैं ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और क्यों ऐसे हैं, मतलब वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, भिन्न कैसे हैं, ये भी आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे। देखिए पहले हम लोग देखे थे मात्रिक छंद, तो पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद इसके भी 3 भेद हैं, या ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है सममात्रिक छंद, पहला है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद। चलिए सममात्रिक छंद को हम लोग देखेंगे। जिस काव्य के चारों चरणों में मात्राएं समान संख्या में होती हैं, समान संख्या में होती हैं, संख्या में होती हैं, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे देखेंगे, मान लीजिए 4 चरण होते हैं, तो पहले चरण में भी कितनी मात्राएं हैं, 10 हैं। दूसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हैं, 10 ही हैं। तीसरे चरण में भी 10 ही मात्राएं हैं और चौथे में भी 10 ही मात्राएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद होगा। यहाँ पे सममात्रिक छंद हो जाएगा, यानी सभी पंक्तियों में समान मात्राएं हैं, इसलिए सममात्रिक छंद है। ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद,
जिस काव्य में 2 चरणों में एक समान मात्रा हो, वहाँ अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति में 11 मात्राएं, फिर दूसरी पंक्ति में 13 मात्राएं, फिर तीसरी पंक्ति में या तीसरे चरण में फिर 11 मात्राएं, फिर चौथी पंक्ति या फिर चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो इस प्रकार हम देखें कि 2 में और इधर 2 में 2 समान हैं, समान मात्राओं का प्रयोग हुआ है 2 पंक्तियों में। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्धसम्मात्रिक छंद होगा। यहाँ पे अर्धसम्मात्रिक छंद होगा। अर्धसम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद। ठीक है। अब विषम मात्रिक छंद देखेंगे। जिस काव्य में प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न मात्राओं का प्रयोग हो, भिन्न भिन्न मात्राओं की संख्या हो, जिस काव्य में प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न मात्राओं की संख्या हो, उसे विषम मात्रिक छंद कहेंगे। विषम मात्रिक छंद कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 हैं। दूसरे चरण में 12 है। तीसरे चरण में 16 है। चौथे चरण में 13 है। यानी प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या अलग अलग जब होती है तो वहाँ पे क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होगा। वहाँ पर विषम मात्रिक छंद होता है। देखिए, जब चारों चरणों में समान संख्या होता है तो सममात्रिक छंद होता है, और जब 2 में एक समान और 2 में एक समान होता है तो वहाँ पे अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोहा है, सोरठा है, ये सब क्या है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। उसके बाद विषम मात्रिक छंद में देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में अलग अलग मात्राओं की संख्या होती है, इसीलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। अर्थात कभी भी आपको 2 पंक्ति में समान मात्रा देखने को नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? विषम मात्रिक छंद होगा। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, अर्धसम्मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से हमने एक साथ लिख लिया है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है। तो सममात्रिक छंद में आता है तोमर। तोमर में चारों चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। सखी में चारों चरणों में 14-14 मात्राएं होती हैं।
और चौपाई में भी 15-15 मात्राएं चारों चरणों में होती हैं। चौपाई में 16-16, रूपमाला में 24-24 और दिक्पाल में 24 और लावनी में 22। राधिका में 11, रोला में 24, गीतिका में 26, सार में 38, तोटक में 30, हरिगीतिका में 28, आल्हा में 31। और इसके बाद हम देखेंगे अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद यानी कि जिसमें दो पंक्तियां एक समान संख्याओं में होती हैं, एक समान मात्राओं की संख्या होती है। ठीक है, तो बरवे में 12 और 7 यानी 19 हो जाता है। दोहा में 13 और 11 यानी कि 24, सोरठा में 11-13 ये भी 24 और उल्लाला में 14 और 12 यानी कि 26। तो अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला आता है। इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेकिन बाकी ये सब तो एक नज़र में याद हो जाएंगे कि बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला हमारा अर्धसममात्रिक छंद है और विषममात्रिक छंद कुंडलिया और छप्पै 2 हैं। ठीक है, कुंडलिया और छप्पै 2 हमारे विषममात्रिक छंद हैं। तो उम्मीद है आप लोग को मात्रिक छंद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।